Good evening, everyone. Welcome back, all of you. In this video, we will going to discussing about current related questions in quiz format. But don't worry, this is in Hindi medium. यह वीडियो हिंदी मीडियम में होगा. Let's start. On first question on screen here. न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन उपयुक्त में से सही है. पहला, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा द्वितीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित हुआ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है. दूसरा, बैंक ऋण गारंटी और इक्विटी भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करेगा और परियोजनाओं जो बैंकों द्वारा तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी. बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी को संस्थापक सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया गया था. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में बताइए कौन सा कथन सही है. तो आई थिंक यू गॉट द आंसर. एब्सोल्युटली सी इज द राइट आंसर. न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, जिसे पहले ब्रिक्स विकास बैंक के रूप में भी जाना जाता था, ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है. एनडीबी के समझौते के अनुसार बैंक सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं को ऋण गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्त संसाधनों के माध्यम से समर्थन करेगा. इसके अलावा एनडीबी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य वित्त संस्थाओं के साथ सहयोग भी करेगा और बैंक द्वारा समर्थित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा. इसे 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा के छठे शिखर सम्मेलन में स्थापित किया गया था. बैंक जो स्टार्टिंग में जो उसका कैपिटल पूंजी था वो $100 बिलियन था, जिसे 1 मिलियन शेयरों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक $1 लाख समतुल्य है. एनडीबी की शुरुआती अधिकृत पूंजी 50 बिलियन अधिकृत है, जो कि पेड इन शेयर्स 10 बिलियन और कॉल शेयर 40 बिलियन. इस आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, डोंट वरी अबाउट इट. बस इतना याद रखिए कि एनडीबी पर समझौता यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा और किसी के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होगी. दैट्स ऑल. सेकंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. अस्थायी कार्बनिक प्रदूषणों और प्रदूषकों परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूएंट पॉप पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है. अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों अर्थात पॉप पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य पॉप के उत्पादन और उसके उपयोग को समाप्त करना या प्रतिबंध करना है. भारत ने उन सभी रसायनों पर प्रतिबंध की पुष्टि की है जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पॉप की नियमों को रेगुलेट अधिसूचित किया है. नियमों को अधिसूचित किया है. ओके. बी पर विचार करते हुए सोचिए. बी कुड बी एलिमिनेटेड. बी इज एलिमिनेटेड, सो यू कैन सिंपली से बी इज द राइट आंसर. मतलब दूसरा ऑप्शन आई थिंक इट्स रॉन्ग बिकॉज सभी प्रकार के पर्यावरण रसायनों पर प्रतिबंध लगाना भारत के लिए क्या ये फायदेमंद हो सकता है. दैट वुड बी योर IQ लेवल. सो आई थिंक बी इज द राइट आंसर. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक 7 रसायन, केवल 7 रसायन, ना कि सभी रसायन, पर प्रतिबंध पुष्टि की है. इन रसायनों को अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है. पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत 5 मार्च 2018 को पॉप नियमों के विनियमन को अधिसूचित किया था. इस अधिनियम द्वारा 7 रसायनों के निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है. यह अनुसमर्थन प्रक्रिया भारत को राष्ट्रीय कार्य योजना के अप टू डेट करने में, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF और वित्तीय संसाधन तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी. ओके. अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर. ये जो परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, दैट मीन अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, उसके बारे में कथनों पर विचार करिए. बताइए कि पॉप की जो लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्टेशन की विशेषता होती है, अर्थात पॉप में जो है ना लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से बहुत लंबे स्थान तक ये जा सकता है. ओके. खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तर की ओर बढ़ने पर पॉप की
सांद्रता कम होती है ताकि खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित जानवरों पर इन रसायनों का संकेंद्रण कम हो। ओके। पॉप के संपर्क में आने से कैंसर और प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी बीमारियां हो सकती है। चलिए, इसका सही जवाब 2 और 3 सही है। ओके, 2 और 3 इज द राइट आंसर, या 1 और 3 इज द राइट आंसर। 1 और 3 राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। पॉप के संपर्क में आने से कैंसर, केंद्रीय और परिधि तंत्र को नुकसान, प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी बीमारियां, प्रजनन संबंधी विकार, सामान्य शिशु और बाल विकास में अवरोध भी हो सकता है। पॉप की विशिष्टता, पॉप लियोफिलिक है, जिसका अर्थ है वे जीवित जानवरों और मनुष्यों के फैटी ऊतक में जमा हो जाता है, फैट्स में जमा हो जाता है। फैटी टिश्यू में सांद्रता पृष्ठभूमि के स्तर पर 7 लाख गुना अधिक बढ़ सकती है। खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तर पर बढ़ने पर पॉप की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिससे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर जीव जो है, जैसे मछली, शिकारी पक्षी, स्तनपायी, मनुष्य, इनमें संकेंद्रण अधिक होगा, ना कि कम। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीकी देश हिंद महासागर के साथ सीमा साझा करता है? तंजानिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मोजाम्बिक। आपके उत्तर आपके स्क्रीन पर। आई थिंक यू गॉट द आंसर। जी हाँ, इसका सही जवाब है 1 और 4। अगला क्वेश्चन है, कोयले की मीथेन कोल्ड बेथेन CBM के बारे में बताइए। तो ये कोल डेड मीथेन CBM कोयला निक्षेपों या कोयला सीम में पाया जाने वाला प्राकृतिक गैस का एक अपरंपरागत रूप है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार मौजूद है और CBM को एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन माना जाता है। उर्वरकों में CBM उपयोग फीड स्टॉक के रूप में नहीं किया जा सकता है। दैट वुड बी आई थिंक यू गॉट द आंसर। आप ध्यान रखना यहाँ कि कौन सा सही नहीं है, कोल बेड मिथेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 3 तो डेफिनेटली आंसर में होगा, और विश्व का सबसे बड़ा भंडार है कि नहीं है भारत का, ये आप भी सोच सकते हैं। और ये कोयला निक्षेप में पाया जाता है, ये अपरंपरागत सोर्स है, ये तो आपको पता ही होगा। तो एक डेफिनेटली नहीं होगा ऑप्शन में। तो यू कैन इजीली एलिमिनेटेड 1, 2 एंड C। तो व्हाट वुड बी द आंसर? आई थिंक यू गॉट द आंसर। 2 and 3 इज द राइट आंसर। भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार मौजूद है और CBM को महत्वपूर्ण स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन माना जाता है। ओके, यू नो अबाउट दैट। देश में कोयला CBM भंडार जो है 12 राज्यों में है, जिसमें पूर्वी भारत के गोंडवाना निक्षेप में सर्वाधिक कोयला भंडार मौजूद है। दामोदर कोल घाटी, सोन घाटी CBM विकास के संभावित क्षेत्र भी हैं। देखिए CBM क्या है? कोल्ड बेड मेथेन है, वो कोयला निक्षेप या कोयला सीम में पाया जाने वाला प्राकृतिक गैस का एक अपरंपरागत रूप है। CBM का निर्माण क्वालिफिकेशन यानी पादप सामग्री का कोयला में चेंज होना के दौरान हुआ है। CBM का उपयोग विद्युत उत्पादन में, संपीड़ित प्राकृतिक गैस ऑटो ईंधन के रूप में, उर्वरकों के फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। औद्योगिक उपयोग जैसे सीमेंट उत्पादन, रोलिंग मिल, स्टील प्लांट, मेथनॉल इत्यादि में उत्पादन होता है। अगला सवाल, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। इसे पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया था। ओके, इस योजना में औद्योगिक वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष भर की जाने वाली कार्यवाही शामिल है। राज्य प्राधिकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के दिशा निर्देशों के अनुसार वायु प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए विभिन्न निजी ठेकेदारों और संस्थाओं पर जुर्माना लगा सकते हैं। आई थिंक यू गेट इट वेरी इजीली बिकॉज यू नो अबाउट दैट। ये ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान्स, इसमें एक तो बिल्कुल गलत है, तो यू कैन इजीली एलिमिनेटेड सी इज द राइट आंसर। आई थिंक दैट वुड बी द मेथड। यू विल बी गेट द आंसर। आई थिंक इज रॉन्ग और ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान्स। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के मंजूरी के बाद पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के प्राधिकरण की तरह तैयार किया गया कि नहीं है? ये सही स्टेटमेंट है। आई थिंक वी शुड बी गो फिर वंस अगेन। तो इसका सही जवाब है 1 और 3। बी इज द राइट आंसर, नॉट सी। नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न निजी ठेकेदारों और संस्थाओं को वायु प्रदूषण संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं। उसका उल्लंघन करने पर इतना रुपया का जुर्माना लगेगा। देखिए, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान क्या है?
इसका दिशा निर्देश क्या है? 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जैसा कि ऑप्शन में बताया गया था। योजना EPCA द्वारा तैयार की गई है। ओके, यह केवल आपातकालीन उपाय के रूप में लागू होता है। इस प्रकार यह योजना औद्योगिक वाहन दहन उत्सर्जन से निपटने वाले विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष वर्ष की जाने वाली कार्रवाई में शामिल बिल्कुल नहीं है। मतलब बीच बीच में होता है, आपातकालीन उपाय के रूप में, ना कि रेगुलरली ऐसा कुछ है कि ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है धरातल पर ऑलवेज लागू है, ऐसा नहीं है। जब वायु की गुणवत्ता अत्यधिक खराब हो जाती है तब सूचीबद्ध उपायों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि योजना एक प्रकृति वृद्धिशील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। DNA बारकोडिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए और कौन सा कथन सही है ये सुनना है आपको। DNA बारकोडिंग एक विशिष्ट जीन से DNA के एक छोटे से खंड का उपयोग करके प्रजातियों की पहचान की एक विधि है। DNA बारकोडिंग का उपयोग ज्ञात जीवों की वर्गीय संबंधी टैक्सोनॉमी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ओके, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वैश्विक संदर्भ डेटाबेस के विस्तार के लिए यूनेप के इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ लाइन कंसोर्टियम में शामिल हो गया है। ओके, आपके सवाल इस प्रकार है और आपके जवाब क्या ये ZSI है? चलिए, इसका सही जवाब है A इज द राइट आंसर, 1 and 2 नॉट 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूलॉजिकल ZSI और कनाडाई गैर लाभ निगम इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ IBOL के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, ना कि UNEP के साथ। IBOL एक अनुसंधान गठबंधन है जिसमें वैश्विक संदर्भ के डेटाबेस के विस्तार, सूचना विज्ञान इत्यादि का मतलब जैव विविधता के आकलन करने के लिए एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। उसके बाद अगर देखा MOU एक ZSI को बायोसोन और प्लेटनरी बायोडाइवर्सिटी मिशन जैसे वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम बनाएगा। ZSI पर्यावरण और वन जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, अधीनस्थ संगठन है। DNA बारकोडिंग का उपयोग अज्ञात जीवों के बारे में आप जानते हैं टैक्सोनॉमी जानकारी प्राप्त करने में किया जा सकता है। इसका कोई मतलब सिंपल क्वेश्चन था। अगला बढ़ते हैं, एशियाई विकास बैंक ADB के बारे में बताइए कि कौन सा कथन सही है। एशियाई विकास बैंक ADB एक क्षेत्र विकास बैंक है जो समावेशी आर्थिक विकास के माध्यम से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निर्धनता को कम करने हेतु समर्पित है। बैंक के एशिया और प्रशांत महासागर के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग और गैर क्षेत्रीय विकसित देश सदस्य हैं। ADB को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अनुरूप बनाया गया है, जहां बैंक की शुरुआती सब्सक्राइब पूंजी को संस्थापक सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया गया था। ओके, आपके समय शुरू होते हैं आप। चलिए, इसका सही जवाब है, यू गॉट द आंसर, B इज द राइट आंसर। 1 और 2 ADB। चलिए, ADB के बारे में जानिए। ADB एक क्षेत्र विकास बैंक है, जैसा बताया गया था। 1966 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का एक प्रेक्षक है। ये आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का प्रेक्षक है। बैंक के एशिया और प्रशांत महासागर के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग UNESCAP और गैर क्षेत्र विकसित देश सदस्य हैं इसके। वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं, 49 एशिया से हैं। ADB को विश्व बैंक के अनुरूप ही बनाया गया था। इसमें एक समान भारित मतदान प्रणाली है, जिसमें सदस्यों की पूंजी सदस्यता को अनुपात में वोट किए जाते हैं। 31 दिसंबर 2019 तक ADB के 5 सबसे बड़े शेयर धारक, जिसमें जापान नंबर 1 में है, उसके बाद USA, दोनों बराबर है, उसके बाद चाइना है, फिर भारत है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। भारत जो है आपको बताया तो चौथे नंबर पे है। कार तो वही है सब जो अलग अलग बैंकों का होता है। ओके, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, जो भूख से मुकाबला करने वाली विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है। ओके, विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या ये सही है? विश्व खाद्य कार्यक्रम नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाला प्रथम संयुक्त राष्ट्र संगठन बन गया है। चलिए, इसके सही जवाब बताइए। चलिए, इसका सही जवाब है A 1 and 2 बट नॉट 3। विश्व खाद्य कार्यक्रम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला संयुक्त राष्ट्र का बहुत सा एजेंसी है जो ऑलरेडी नोबेल पुरस्कार भी जीता है। देखिए, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम को भूख से निपटने और संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति बनाने के योगदान के संदर्भ में युद्ध और संघर्ष और हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने हेतु प्रयास रहने के कारण 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का जो मिला है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को।
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का 28वां संगठन है, जिसे 1901 में अपनी स्थापना के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28वां संगठन है। UNHCR को 1954 में और 1981 में यह पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक एलिमिनेटेड होता था। वर्तमान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भूख से मुकाबला करने वाला विश्व का सबसे बड़ा मानवतावादी एजेंसी है। दैट वुड बी राइट, ये सही है। भारत में कोयला क्षेत्र के बारे में कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। कोयला खान अधिनियम 2015 सरकार को कैप्टिव और वाणिज्य दोनों उद्देश्यों के लिए कोयला खानों को निजी क्षेत्र की नीलामी करने की अनुमति देता है। कोयला खान अधिनियम 2015 पूरे भारत में फैला हुआ है। भारत में कोयला क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति प्राप्त है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान देना है, ना कि सही है। तो आपको पता चल चुका होगा कि कोनो कथन इसमें गलत नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो गलत है, सही नहीं है। लेट्स सी अबाउट इट। कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 का उद्देश्य कोयला खान कार्यों में निरंतर सुनिश्चितता लाने, कोयला संसाधनों में इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धी बोली लगाने इत्यादि को मदद करेगा, सरकार को सशक्त बनाएगा। कोयला खान अधिनियम 2015 सरकार को कैप्टिव और वाणिज्य दोनों उद्देश्यों के लिए कोयला खदानों के निजी क्षेत्र में नीलामी की अनुमति देता है। सरकार ने मार्च 2019 तक निजी कंपनियों को 24 कोयला ब्लॉक की नीलामी की है। भारतीय और विदेश दोनों कंपनियां वाणिज्य खनन के कोयला की नीलामी की जाएगी। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। अगला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बारे में कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। भारत में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। भारत में विगत 4 वर्षों में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत में ताप विद्युत संयंत्रों में इसका सर्वाधिक उत्सर्जन हॉट स्पॉट होता है। कौन सा कथन सही है? यू नो अबाउट दैट, विगत 4 वर्षों में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन के मामले में भारत में बढ़ा हुआ है, कमी हुआ है। और इसके बारे में आप जानते हैं तो इसका आसानी से आंसर निकाला सकता है। सो यू आर गुड। आई थिंक 2 इज एलिमिनेटेड, सो यू विल गेट द आंसर। B is the right answer, 1 and 3, because 2 is not absolutely incorrect statement. ग्रीनपीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च एनर्जी एक रिपोर्ट निकाला है। 4 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें भारत में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में 18 की तुलना में 19 में 6% की गिरावट आई है। भारत लगातार 5वें वर्ष में सर्वाधिक उत्सर्जक देश का बना हुआ है, ध्यान रहे। लेकिन 2019 में भारत में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन 21% का उत्सर्जन कर मानव निर्मित रहा है। दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चाइना है, मतलब नंबर 1 पे भारत है। अगर कहे तो भारत में सबसे बड़े उत्सर्जन हॉट स्पॉट जो है जैसे सिंगरौली में है, नेवेली में है, मुद्रा में है, कोरबा में है, बोंडा, तालचर, ये जो कच्छ है, सूरत है, चेन्नई है और बहुत सारे इस तरह पावर स्टेशन क्लस्टर है। निम्नलिखित स्रोतों पर विचार करते हुए बताइए कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है। एक ज्वालामुखी से, फाइटोप्लैंक्टन से, कोयला और तेल का जलना से, स्मेल्टर ओवन से। निम्नलिखित पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही है। ऑल आर राइट।